हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफताब स्टडी क्लास में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए विज्ञान के लिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को यहाँ पर देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इससे संबंधित क्या क्या परिभाषा हैं, सभी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये डिफिनेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इनमें से एक या दो जो है डिफिनेशन यहाँ पर आती हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और भी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर सही विषयों की लगभग तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आपके केमिस्ट्री का पार्ट है एक है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको बिल्कुल एक तरफ से 1 बाय 1 करके आपको सभी डेफिनेशंस यहाँ पर बताए जाएंगे, समझाए भी जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। पढ़िएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जब एक पदार्थ किसी दूसरे से क्रिया करके किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार के परिवर्तन में होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मान लीजिए 1 2 था, 2 1 3, ठीक है, मिला दिया कितना हो गया 5। तो बात को समझिए, जब 2 और 3 को जोड़ दिया हमारा कितना हुआ 5। बिल्कुल उसी तरह से हमारा एक पदार्थ था Mg मैग्नीशियम, एक था ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला दिया हमारा बन गया MgO, जिसका नाम क्या हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो आप बात समझ गए होंगे कि जब कोई एक पदार्थ होता है किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है तो इस प्रकार के परिवर्तन में होने वाली क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। Mg+O2 गिव्स MgO। इसके बाद देखिएगा अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। क्या कहा गया, अभिकारक और उत्पाद। पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया से बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अभिकारक का मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए समझिएगा, जैसे Zn और H2SO4, Zn का मतलब हुआ जिंक, H2SO4 का मतलब क्या हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हैं अभिकारक, क्योंकि इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। और आगे जो आपका बन रहा है वो क्या है, उत्पाद, ZnSO4+H2, ये आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आप बात समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखिए लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों, अभिकारक तथा उत्पाद को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करते हैं, लिखा है, को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर क्या मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक देखिए, अभिकारक आपका है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और उत्पाद आपका ये वाला बना हुआ है। अब इन दोनों को मिला लीजिए, लिखा हुआ उनको संकेतों सूत्रों की सहायता से निरूपित करते हैं और इसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब आपके सामने जो है ये वाला लिखा हुआ नंबर 1 वाला Mg+O2 गिव्स MgO, ये वाला भी एक समीकरण है। इसी प्रकार से आपका ये वाला भी समीकरण है और आपके सामने ये 2 समीकरण आपके और लिखे हुए यहाँ पर हैं। तो आप बात को समझिएगा कि किसी भी लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों, अभिकारकों और उत्पादों को उनके जो है संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ और देखते चलिएगा, साथ ही देखते चलिएगा कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे हो रहा है। ठीक है, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है बराबर। जैसे यहाँ पर देखिए 2mg लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिएगा तो आपको गिनती यहाँ पर देखनी है, तो गिनतियाँ यहाँ पर समान होंगी। कैसे, यहाँ पर 2mg है, यहाँ पर भी 2mg है, यहाँ पर O2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए O और 2 यहाँ पर है तो मिलके हो गया O2। इसी प्रकार दोस्तों सबको आप देखिएगा यहाँ पर सभी में आपकी जो मात्रा जो होगी इनकी वो सब बराबर होगी। इसके बाद देखिएगा आगे लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। Zn यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी Zn कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पर देखिए H2 है तो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर देखिए SO4 तो यहाँ पर भी SO4 लिखा हुआ है। उपयुक्त अभिक्रियाएं बाएं तथा दाईं ओर Zn, H तथा O के परमाणुओं की संख्या समान है, यह एक संतुलित समीकरण है। बात को समझ होंगे, दोनों तरफ आपके जो परमाणु होते हैं उनकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए, उसे ही कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर आप लोग कई प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। सभी अभिक्रियाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं,
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर 7 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते चलिएगा। सबसे पहले अगर बात की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में देखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन ऐड का मतलब होता है जोड़। बात को समझिए आप लोग। यहाँ पर संयोग हो कह लें या तो हम कहें संयोजन, या हम इसे कहें संयोग, या कहें योग वाली अभिक्रिया। ठीक है, लिखा हुआ है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, 2 या 3 चीज़ें मिक्स होंगी और सिर्फ बनेगा आपका एक। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 + 3 + 4 और मिलके बना कितना, 4 3 7 और 2 9, मिलके 9 बन गया। तो यहीं पर बात समझिएगा कि 2-3 चीज़ थे और मिलके एक बन गया सिर्फ एक। तो वैसे यहाँ पर कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके सिर्फ एक चीज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसा मौका आप जाने मत दें और अपनी कॉपी पर नोट करने से लिखा है, उन्हें योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बात समझिए, संयोजन कहें चाहे योगात्मक कहें, बात वही है। तो यहाँ पर देखिए Mg+O2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक ये हुई और मिलकर दोनों मिलकर सिर्फ सिंगल एक बनाया है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा अच्छी तरीके से, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो चुकी है। आगे देखिए नंबर दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे को पढ़िए। यहाँ पर दूसरे में लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए लिखा है वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक या एक से अधिक अणु या परमाणु, ठीक है, लिखा हुआ या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब है जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है Fe+CuSO4। तो यहाँ से जो SO4 था वो यहाँ से हट गया Cu के साथ से, अब वो आपका आ गया Fe के साथ में। बात को समझ गए होंगे, एक से हटा है और दूसरे के पास चला गया है, इसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब अपना का स्थान जो है वो चेंज कर दिया गया है। Fe के साथ यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर Fe के साथ क्या हो गया, SO4, और यहाँ पर SO4 था तो यहाँ पर से हटा दिया गया है। फिर से पढ़िए, लिखा हुआ है किसी यौगिक के अणु से एक या एक से अधिक परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाती है। आगे देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्वि मतलब 2 बार, विस्थापन का मतलब विस्थापन। अब 2 विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका इसके साथ है वो आपका इसके साथ जाएगा और जो यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर, मतलब देखिएगा चेंज हो रहा है। यहाँ पर है NO3, मतलब था AgNO3 था तो Ag जो है चला गया HCl के साथ, और ये देखिए आपस में AgCl के साथ चला गया और NaNO3 के साथ चला गया। तो यहाँ पर लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब अदला बदली होती है कि आप मुझे 2 रुपये दें, मैं आपको भी 2 रुपये दे दूंगा यहाँ से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सिस्टम वही चल रहा है कि Ag ने क्या किया, NO3 को उस तरफ दे दिया और उससे Cl जो है पास बुला लिया। तो यहाँ पर हो गया AgCl, यहाँ पर हो गया NaNO3। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसके बाद लिखा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, बात समझिए, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास 4 रुपये थे, आपसे कहा गया इन्हें तोड़िए, तो आप कर सकते हैं 3 और 1 में तोड़ सकते हैं, या 2 या 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार तोड़ देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर भी तोड़ना होता है। तो किस प्रकार तोड़ते हैं वो बात यहाँ पर समझिएगा। लिखा हुआ है वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। मान लीजिए आपको एक गोला दिया है, आपसे कहा है इसके टुकड़े करो, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो इसे क्या कर दिया आपने, अपघटित कर दिया। तो वही यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसे करना आपको अपघटन है। तो अपघटन करने के बाद क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और आपका बन गया CO2 गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये अपघटन यहाँ पर हो जाएगा। लिखा हुआ है देखिए आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा इससे कि चूंकि उपयुक्त अपघटन द्वारा ताप गर्म करने डेल्टा पर होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, इसका मतलब गर्म करने पर टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो बात समझिए। यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, क्षेपी। अब बात समझिए, एक होती है ऊष्मा शोषी, देखिए आपके सामने लिखी हुई है, एक में लिखा ऊष्माक्षेपी, एक में लिखा ऊष्मा शोषी। क्षेपी का मतलब जिससे ऊष्मा निकलती है, ठीक है, जिससे ऊष्मा निकलती है, और शोषी का मतलब जिसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पहले वाले को पढ़ेंगे, लिखा ऊष्माक्षेपी क्या होती है, वे विक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त या उत्पन्न होती है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि उत्पाद का निर्माण बन रहा है, कोई चीज़ मिक्स हो रही है, कुछ बन रहा है, तो उसके साथ साथ हमें गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। तो इस प्रकार क्रिया कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CH4 लिखा हुआ है, यहाँ पर O2 इसके साथ मिक्स हो रहा है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, इसके साथ में आपको 335.8 किलो कैलोरी ऊष्मा भी मिल रही है। इसी प्रकार दोस्तों ये आपके तीनों अभिक्रियाएं आप याद करिएगा कि इस अभिक्रिया को क्या मिक्स करने पर आपको जो है कितने कैलोरी की ऊष्मा मिलेगी, यहाँ पर ये भी आपको दिया गया है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। ऊष्मा शोषी की बात करें, शोषी का मतलब शोषण करना, किसी चीज़ से कोई चीज़ ले लेना। ठीक है,
तो ले लेने की बात यहाँ पर है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब बिना ऊष्मा के वहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला है और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा तो आपको यहाँ पर 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब अगर आपके पास इतनी ऊष्मा नहीं होगी तो आपका ये नहीं बन सकता है। तो ऊष्मा क्षेपी का मतलब हुआ कि ऊष्मा को देने वाला, और शोषी का मतलब हुआ ऊष्मा को ग्रहण करने वाला। आगे देखेंगे हम लोग, लिखा है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन, तो यहाँ पर बात समझिए, लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आपस में संयोग करके अपने अवयवों की अदला बदली कर लेते हैं, अपने अवयवों की अदला बदली कर लेते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर कैसा, जैसे मान लीजिए Ba के साथ Cl2 था आपका, तो Cl2 वाला ये हट जाएगा यहाँ से, ये वाला जाएगा H के साथ, ठीक है, और यहाँ से SO4 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा BaSO4 और HCl, ठीक है। तो इस प्रकार से आणविक मतलब अदला बदली करते हैं। लिखा हुआ है कि दो यौगिक आपस में संयोग करके अपने अवयवों की अदला बदली कर लेते हैं, तो यहाँ पर अदला बदली हो रही है। अदला बदली जब भी होगी तो उसे क्या कहेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, इसी टाइप की आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, उसका नाम था द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात को समझिए, क्या था द्विविस्थापन अभिक्रिया, वहाँ पर वही काम हो रहा था कि Ba के साथ SO4 चला आएगा और H2 के साथ Cl2 आएगा। तो समझ लीजिए बिल्कुल एक जैसी हैं, चाहे आपका नाम यहाँ पर चेंज है, चाहे आपके लिए आए उभय अपघटन अभिक्रिया या आपके लिए आए द्विविस्थापन अभिक्रिया, बात इस दोनों में एक बराबर है। यहाँ पर आगे देखेंगे, लिखा है ऑक्सीकरण या अपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है, सही से देखिएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन, यहाँ पर है अपचयन, सिर्फ उ और आ का अंतर है यहाँ पर, और बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीकरण क्या होता है या उपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ परमाणु अणुआयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो आप बात को समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कोई भी पदार्थ आपका है, परमाणु अणु या आयन कुछ भी हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। और अगर कोई ग्रहण करेगा, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपचयन वह पदार्थ है जिसमें कोई परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वहाँ पर होगा, तो क्या होगा वहाँ पर अपचयन, ठीक है। यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखे हैं कि Zn था, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया Zn और 2+ का मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, डबल पॉजिटिव यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ से इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, और जब भी कोई त्याग देगा तो उसका मतलब होगा वहाँ पर होगा उपचयन या ऑक्सीकरण। और यहाँ पर अगर प्लस का करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका अपचयन। तो यहाँ पर भी अंतर को आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2021 के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागता भी है एक चीज़ और एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके लिए यहाँ पर दो उदाहरण लिखे हुए हैं, दोनों उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। पहले में क्या हो रहा है, यहाँ पर FeCl3 था, यहाँ PFeCl2 हो गया, यहाँ पर SnCl2 था, यहाँ पर SN4 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक पदार्थ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और दूसरा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए होंगे। अच्छी तरीके से परिभाषा को देख लीजिएगा, परिभाषा को समझिएगा, अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर परिभाषा वहाँ पर लिख पाएँ। देखें आगे इसके बाद संक्षारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, संक्षारण बहुत सिंपल लिखा हुआ यहाँ पर है, वायु या नमी अथवा रासायनिक पदार्थों जैसे अम्ल द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए एक लोहे की रॉड रखी है, ठीक है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं सरिया या लबिया, ठीक, मान लीजिए लोहे की होती है। वहाँ पर क्या होता है, लोहे की जो होती है उसे आप कहीं पर भी बाहर रख दें, ठीक है, बरसात के दिनों में या कैसे भी ऐसे ही रख दें अगर उसे, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर लाल लाल जो है जंग लग जाती है, लाल टाइप की, ठीक है। तो वही होती है, जैसे मान लीजिए कढ़ाई होती है आप घर में, अगर आप कढ़ाई को ऐसे ही रख दें कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के, तो वहाँ उसके ऊपर भी जंग लग जाती है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, उसे धो देते हैं, ऐसे हो जाती है। लेकिन यही होता है संक्षारण, कि अगर आप उसे धोए ना तो धीरे धीरे वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, और संक्षारण का मतलब है बिल्कुल गल जाएगी। या चांदी के ऊपर काली पे चढ़ना, अगर आप चांदी का इस्तेमाल करते हैं, चांदी की अंगूठी पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कि 1 महीने या 2 महीने के बाद वो चांदी जो है आपकी काली होने लगेगी। तो यही होता है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, वायु, नमी अथवा रासायनिक पदार्थों जैसे अम्ल के द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है। लिखा है विषाक्तता वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होने पर उसका स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ विषायनता क्या होता है, कि जब भी मान लीजिए आप किसी खाना या भोजन कोई भी आपका है, ठीक है, आपने उसे रख दिया है,
भोजन को आपने रखा है और क्या किया आपने 2-3 दिनों तक रहने दिया, ठीक है। 2-3 दिनों तक ऐसे ही रखा रहेंगे तो उसमें क्या होगी, उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी। गंध का मतलब आप बदबू आने लगेगी। भोजन कैसा होगा, भोजन 3 दिनों रखने के बाद खराब हो जाएगा। तो बस समझिए वही बात है यहाँ पर कि जब भी हम किसी बात को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उसी गंध के कारण जो है वो भोजन बेकार हो जाता है, जिसे कहते हैं विषायनता या विकृत गंधता। यहाँ पर विज्ञान की भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी भोजन को 3 दिन के लिए रखेंगे, 3 या 4 दिन के लिए, तो क्या होगा, उसमें अपने आप से महक आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। भोजन अपने आप खराब हो जाएगा, तो उसे ही कहते हैं विषायनता या विकृत गंधता। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपके डेफिनेशन थी, ठीक है, मैंने आपको सभी बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्लास 10 या 12 के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि 2021 के एग्जाम में सभी को बहुत कुछ इससे लाभ हो सके।